Good morning, students. And today we will continue the topic of definitions of thermodynamics. So, our next definition is state variables. So, what are state variables? These are the properties which are required to describe the state of the system. The properties which are required to describe the state of the system is called state variables. बच्चे वो प्रॉपर्टी जो हमें सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड होती हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बच्चे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बच्चे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है. ठीक है. सो वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, तो दैट आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, वॉल्यूम. ठीक है बच्चे. नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट फंक्शन. वन इज स्टेट वेरिएबल एंड वन इज देयर स्टेट फंक्शन. नाउ बच्चे स्टेट फंक्शन क्या होता है? State function is the property of the system whose values depend upon the state of the system and is independent of the path followed or the manner by which the state is reached. ठीक है बच्चे, एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. स्टेट फंक्शन वो सिस्टम होता है बच्चे जिसकी वैल्यू सिस्टम की स्टेट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉट द पाथ फॉलोड. पाथ कौन सा फॉलो किया गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है. स्टेट फंक्शन क्या होता है? विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, which depends upon the state of the system and is independent of path followed. ठीक है. आपके पास स्टेट फंक्शन क्या हो गया कि जो डिपेंड करता है कि सिस्टम की स्टेट कैसी है. ठीक है. बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम की स्टेट कैसी है, और ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता कि कौन से पाथ फॉलो करके वो स्टेट आई है बच्चे आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे डेफिनेशन है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस. बच्चे यहाँ पे आइसो का मतलब है सेम, थर्मल का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहता है. सो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर. तो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है बच्चे. इसमें ना तो हीट सिस्टम को सप्लाई की जाती है, ना ही सिस्टम से हीट जो है वो रिमूव की जाती है. नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस वो सिस्टम है बच्चे जिसमें सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता है. मीन्स ना तो टर्म हीट लीव करती है, ना ही सिस्टम के अंदर एंटर होती है. ठीक है. जिसमें सिस्टम
does not exchange heat with the surroundings. ठीक है, सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं करती है, ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेसेस. थर्ड वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस. अब यहाँ पे देखो बार आया है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. सो वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ना, जिसमें क्या कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसे हम बच्चे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज आइसोचोरिक. आइसोचोरिक प्रोसेस बच्चे वो प्रोसेस जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, उसे हम आइसोचोरिक प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस. बच्चे साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम में सीरीज ऑफ चेंज आते हैं, बट अल्टीमेटली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है. दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. अब जैसे साइकिल ही चलता है, आपको साइकिल चलता है पता है कि एक चेन का साइकिल जो है वो आपके पास जो पहिया है वो घूमना शुरू करता है, चेन आपकी घूमनी शुरू करती है. तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं कि आपने एक पॉइंट से शुरू किया, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस आने हैं वो चेंजेस आ जाए और अल्टीमेटली आपकी प्रोसेस है जो वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए. दैट इज़ कॉल्ड आइसोचोरिक प्रोसेस. सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है. So cyclic process is a process in which the system undergoes a series of change and ultimately returns to its original position. That is called cyclic process. ठीक है, जिसमें सिस्टम में सीरीज ऑफ चेंज हो जाए then ultimately it comes to its original position. That is called cyclic process. Then नाम से क्लियर है, there is one reversible process. ठीक है, द प्रोसेस इन विच मे बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज टू मेयरली अ स्मॉल चेंज. ठीक है, अब प्रोसेस वो जो बच्चे जो रिवर्स की जा सकती है, वो प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि आप उसके हर एक स्टेप को रीट्रेस कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ द वेरी स्लो प्रोसेस कि वो इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि आप उसके हर एक स्टेप को आप दोबारा रीट्रेस कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. सो अ प्रोसेस विच मे बी रिवर्स्ड by a small change in temperature and pressure. Okay, the process which may be reversed by a small change of temperature and pressure is called reversible process. ठीक है, एंड जब आपके पास irreversible है तो नाम से ही क्लियर है, the process which cannot be reversed is called irreversible process. तो वो प्रोसेस जो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, irreversible process कहते हैं. नेक्स्ट है बच्चे आपके पास दीज ऑल आर अबाउट द डेफिनेशंस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज द इंटरनल एनर्जी. अब आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चे, हर सब्सटेंस में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस होती है. ठीक है, हर सब्सटेंस में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस होती है. दैट इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी. और ये एक आधी बच्चे एनर्जी का सम नहीं है. ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी. ठीक है, तो एक सब्सटेंस में जितनी भी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं उन सब का सम दैट इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी. मैं दोबारा बता रही हूँ, इंटरनल एनर्जी क्या है, हर सब्सटेंस की अपनी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन इट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी.
sum of all these energy is called internal energy and it is denoted by U. Internal energy is denoted by U. ठीक है बच्चे, पर आप ये सोचो कि देखो इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ सो मेनी एनर्जीज, तो इन हर एनर्जीज की वैल्यूज फाइंड आउट करना, देन उसका सम फाइंड आउट करना, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत मुश्किल होता है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम प्रेफरेंस क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हर किसी सब्सटेंस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज निकालना, देन उसका सम निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, which is the difference between the internal energy of two states. It is the difference of internal energy of two states. आपके पास एक स्टेट है, ठीक है, दैट उसकी ए स्टेट के लिए इंटरनल एनर्जी यू है, बी स्टेट के लिए इंटरनल एनर्जी यू बी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, यू ए इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस ए, यू बी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस बी। तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या हो जाता है, यू बी माइनस यू ए। आप ये भी ले सकते हो कि आपके पास एक रिएक्टेंट है ए है, उससे आप प्रोडक्ट बी बना रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा यू है, आप ये भी ले सकते हो कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है। ठीक है, यू पी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यू आर इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो अगर आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो अब सपोज ये 10 है, ये 7 है, दिस इज पॉजिटिव, तो डेल्टा यू आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। बट बच्चे अगर आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, दिस इज अगर 10 है तो दिस इज 15, तो दिस इज इन नेगेटिव, तो डेल्टा यू आपके पास क्या है, नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। And u is the state function, it is a state function which depends upon the initial and the final state of the system and it does not depends upon the path followed. ठीक है, ये जो u है इंटरनल एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, बट पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद अभी और भी टॉपिक हैं, दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।